Friends, welcome to Tutelage Academy and once again today we are going to solve some MCQs on setting arrangement and data interpretation. Okay, right? So let's start solving the questions and keep solving along with me. कोई question हो, कोई doubt हो तो comment करते जाइए, right? चलिए, question number 1. 9 people. अच्छा, कोई भी question को start करने से पहले DI, puzzle, सेटिंग अरेंजमेंट किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी डायरेक्शंस है, ठीक है, और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. 9 पीपल, कौन कौन से लोग हैं? A B C D E F G H I आर सिटिंग अराउंड अ राउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल द पीपल आर फेसिंग द सेंटर. ठीक, लेट्स कंसिडर, ये बस मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर रही हूँ, ठीक? ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही. इन अ सर्कल इफ सपोज इवन 4 और लेट्स सपोज 8 पीपल आर इफ सिटिंग एंड दे आर फेसिंग द सेंटर. इफ दे आर फेसिंग द सेंटर, तो सपोज यू आर सिटिंग हियर, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, यू आर फेसिंग दिस साइड, यू आर फेसिंग दिस साइड, आप इधर फेस कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट किधर होगा? आपका लेफ्ट इधर होगा और आपका राइट इधर होगा अगर आप फेस सेंटर फेस कर रहे हो तो. यहाँ पे भी जो पर्सन सेंटर फेस कर रहा होगा उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा. जो पर्सन सेंटर फेस करेगा लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, राइट? एंड इट विल बी ट्रू फॉर एवरी पर्सन. लेफ्ट इधर, राइट इधर, आप उसी तरह लिखते जाइए, लेफ्ट इधर, राइट हियर. ऑटोमेटिकली ये जो आपके आमने सामने जो लोग बैठे रहेंगे, जो सेंटर को फेस करेंगे, इसका लेफ्ट इधर आएगा, राइट इधर आएगा, राइट इधर आएगा. इन द सेम वे लेफ्ट इधर है, राइट इधर है. यहाँ पर सपोज अगर आप बैठे, सपोज इफ यू आर सिटिंग हियर and you are facing this side, आपका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा and right will be इधर. ठीक है, इसी तरह लेफ्ट दिस साइड, राइट दिस साइड, लेफ्ट दिस साइड, राइट दिस साइड. एंड इन द सेम वे अगर यहाँ पर आप आउटसाइड बैठे हो, if you are sitting in the center but your face is outside, आप बाहर की ओर देख रहे हो, तो ये जो है ये बस चेंज हो जाएगा ओरिएंटेशन. ये अगर सब आप खुद ही इमेजिन करो, सेंटर में अगर आप बाहर की तरफ बैठे हो, योर फेस इज एट दैट साइड, तो इस पॉइंट पर तो आपका जो होगा वो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा. ठीक है, तो कन्वेंशनली आपको बस ये फॉलो करना है, कंफ्यूज नहीं होना. एग्जाम में अगर फेसिंग द सेंटर लिखा है तो दिस इज द लेफ्ट राइट कन्वेंशन विच यू हैव टू फॉलो. ठीक है, लेफ्ट राइट कन्वेंशन आपको यही वाला फॉलो करना है. कोई रूल नहीं है, बस इमेजिन यू आर सिटिंग. ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो तो कैसा होगा लेफ्ट राइट, बस उसी को फॉलो कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एकदम ऑथेंटिक तरीके से, राइट? अब उसके बाद क्या है, चलिए स्टार्टिंग द क्वेश्चन नाउ. 9 पीपल, आई एम यूटिलाइजिंग दिस स्पेस फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. 9 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9, चलिए यहीं पे ले लेते हैं. देयर आर 9 पीपल हु आर फेसिंग द सेंटर. अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सारे क्वेश्चंस में जो डेटा है उसको आपको प्लॉट करते हुए जाना है, ऐसे ही प्रोसीड करना है. तो G इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ F, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E. ठीक है, तो यहाँ पे आप किसको पकड़िए? आप E को पकड़िए, क्योंकि E से F और G दोनों है जुड़ा हुआ. तो G इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ F एंड F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E. ये चीज तो सही है. तो मान लीजिए कि E यहाँ पर है, सेंटर आप कहीं से भी मान सकते हैं, कहीं पे भी आप E को मान सकते हैं, बट कॉन्वीनियंटली आप E को यहाँ पर मान लीजिए. E को यहाँ पर मानिए, E का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, बिकॉज E इज फेसिंग द सेंटर. सपोज यू आर सिटिंग हियर, योर लेफ्ट विल बी हियर, राइट विल बी हियर एंड यू आर फेसिंग द सेंटर. लेफ्ट राइट समझ में आ गया? अब देखिए, F हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, मतलब जो F है वो E के राइट में सेकंड पे है. तो E का राइट का फर्स्ट ये है, E का राइट का सेकंड ये है, तो F कहाँ पर आ जाएगा? F डेफिनेटली F यहाँ पर होगा, कोई डाउट नहीं, राइट? G इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ F. ठीक, G इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ F. तो हाँ, तो F का लेफ्ट, F का अगर हमें F का लेफ्ट किधर होगा? ये लेफ्ट है और ये इधर राइट होगा. तो फोर्थ 1 2 3 4, G यहाँ पर आएगा,
F का फोर्थ, 1 2 3 4 आ गया, G यहाँ पर आ गया, एंड देन H is fourth to the right of E. H is fourth to the right of E. तो E का राइट इधर है, 1 2 3 4, H यहाँ पर आएगा, बिल्कुल H यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बैठा है H, एंड इट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D. तो D कहीं पर है, उसका सेकेंड है, तो यहाँ पर D जो भी यहाँ पे पर्सन होगा, जो भी यहाँ पर पर्सन होगा, कोई भी पर्सन कहीं पे भी हो, कोई भी पर्सन कहीं पर भी हो, तो इसका G का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, राइट, इसका भी लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, क्योंकि सारे के सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं. तो इस पॉइंट को देखिए, H is fourth to the right of E. हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया. E का राइट में 1 2 3 4, H मिल गया, एंड इट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D. तो D का लेफ्ट में जाना है, राइट, D के लेफ्ट में जाना है, तो D का लेफ्ट, या 1 सेकेंड, यहाँ पे लेफ्ट राइट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया. लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट, ऐसा ही जाएगा अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. तो यहाँ पे देखिए D को फिर कहाँ पर आना चाहिए, D को यहाँ पर आना चाहिए, समझ में आ रहा है, तभी तो H इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ E एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D. तो इसका मतलब D यहाँ पर आएगा, तभी तो D के सेकेंड लेफ्ट, D का फर्स्ट लेफ्ट इधर, सेकेंड लेफ्ट इधर, तो H हमें मिल गया. और उसके बाद देखिए नेक्स्ट डेटा, C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ D. अब D यहाँ पर है, आपको लेफ्ट राइट अच्छे से लिखना है, जैसे मैंने भी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया, अगर मिस्टेक हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है. लेफ्ट राइट अच्छे से लिखिए, एकदम क्वेश्चन इजीली स्मूथली सॉल्व हो जाएगा, ठीक. C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ D. D का राइट इधर है, 1 2 3 4, C कहाँ पर आएगा, C यहाँ पर आएगा, आ गया. A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर D और G. तो A जो है वो D या G का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो D का इमीडिएट नेबर क्या है, ये, मतलब A यहाँ पर नहीं है, और D का इमीडिएट नेबर G यहाँ तो फिल हो चुका है ऑलरेडी, और G के पास ये वाला खाली है, मतलब A यहाँ नहीं है, तो A यहाँ भी नहीं है, A यहाँ भी नहीं है, तो बचा है कौन सा, बस एक ये पोजीशन बचा है, बाकी तो फिल हो गया. F C E, यहाँ A नहीं होगा, यहाँ G है, यहाँ D है, यहाँ A नहीं होगा, यहाँ H है, तो A कहाँ आएगा, A डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, ठीक है. हमारी कौन कौन सी पोजीशन फिल हो गई, इसको राउंड कर लेते हैं, यहाँ 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 और यहाँ फिल हो चुकी है पोजीशन, बचा कहाँ है, इधर और इधर, राइट. अब देखिए B इज थर्ड टू द राइट ऑफ I. B इज थर्ड टू द राइट ऑफ I. यहाँ पे जो पर्सन बैठा होगा उसका देखिए, ये वाला आप देखेंगे, लेफ्ट राइट अगर आप मार्क करते हुए चलेंगे ना, ये लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट मार्क करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा, यहाँ पर राइट आएगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक. और दो पोजीशन बची है, एक जगह B आएगा और एक जगह I आएगा, आपको बस लेफ्ट और राइट का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. तो B इज थर्ड टू द राइट ऑफ I, ओके. तो अगर हम B को यहाँ पे प्लेस करते हैं, पहला कंडीशन, मान लीजिए B को यहाँ प्लेस करते हैं, तो I को यहाँ पे प्लेस करेंगे, देन ये कंडीशन फुलफिल है, B इज थर्ड टू द राइट ऑफ I. यस, I का जो राइट है उसका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन द थर्ड पोजीशन वी आर गेटिंग B, मतलब ये पोजीशन हमारा बिल्कुल सही है. तो हमें अरेंजमेंट मिल गया, राइट, अरेंजमेंट मिल गया, B G D I H A F C E, दिस इज द अरेंजमेंट वी हैव गॉट. कोई कंफ्यूजन है, क्या है आपका रूल, क्या है रूल, ये है कि पहले देखना है कि सेंटर के इनसाइड की तरफ सब लोग बैठे हैं कि आउटसाइड की तरफ. इनसाइड की तरफ बैठे हैं तो बस लेफ्ट राइट वाला जो सिचुएशन है उसको आपको लिख लेना है. आप पहले लिख लीजिए किसका लेफ्ट किसका राइट किधर होगा, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन कितने किसके लेफ्ट में है, कितने किसके राइट में है, बस ध्यान से बिना गलती किए बस मार्क करते जाइए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा. हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ A? तो A इधर है, A का राइट किधर है, A का राइट इधर है, फोर्थ 1 2 3 4, आंसर इज G. नन ऑफ द अबव हमारा आंसर है, करेक्ट. कोई डाउट? मैं ज्यादा MCQ जिसमें सॉल्व नहीं करा रही, क्योंकि मेरा यहाँ पे मोटो है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताऊं, क्योंकि इसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आएगा कैसा भी, कि C के बगल में कौन है, C के
सी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, सी के थर्ड राइट में कौन है, इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, यू शुड डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व इट, राइट, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो चलिए ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो आई विल बी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हमारा काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वही करना है, एक एक करके ध्यान से इंफॉर्मेशन को प्लॉट करते जाना है, ठीक। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़नी है, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा मुश्किल होता ही नहीं है, अगर आप अच्छे से प्लॉट कर लोगे, नो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर से प्लॉट करते हैं, I'm utilizing this space to solve the question. Next once again. Yeah. 8 friends are sitting in 2 parallel rows, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, 2 पैरेलल रो है जिसमें कि 8 फ्रेंड्स बैठे हैं, ठीक। अब देखिए, in such a way that there is an equal distance between adjacent person. Okay. In row 1 4 people are there. तो रो 1 में 4 people है, R T Z O, and but necessarily in the same order obviously, and are facing north. तो रो 1 जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो नॉर्थ आप हमेशा इसको मानिए ऊपर साइड और साउथ को हमेशा इधर ऑब्वियसली नीचे साइड होगा। और इन रो 2, और जो रो 2 है उसमें कौन कौन है, रो 2 में है हमारा N M P और Q, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। चलिए इसको अच्छे से प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए 2 लाइन हमने कंसिडर किया और सब इक्वी डिस्टेंस है, मतलब 1 2 3 4 इक्वी डिस्टेंस, मतलब एकदम आमने सामने बैठे रहेंगे, एकदम आमने सामने बैठे रहेंगे चारों दोस्त। और ये कंसिडर कर लीजिए रो 2, और ये साउथ की तरफ लोग फेस कर रहे हैं, ठीक। एंड कंसिडर इट एज रो 1, और यहाँ पे लोग नॉर्थ की तरफ कंसिडर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, चारों लोग एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, ठीक है। हमने ऐसा सिनेरियो बना लिया, ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पे डेटा लिख दीजिए, रो 2 में कौन कौन है, रो 2 में है N M P Q, और रो 1 में कौन है, इन चारों जगह पर है R T Z एंड O। इतना हमें पता चल गया, हमने ये बना लिया। अब इंफॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आराम से प्लॉट करेंगे, एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इन रो 2, हाँ ये सेंटेंस हो गया, therefore in the given sitting arrangement each friend seated in a row faces another friend of the row, ठीक है। वही चीज है जो हमने यहाँ पे सिनेरियो बनाया, वही चीज है कि हर कोई एक दूसरे को आमने सामने फेस कर रहे हैं। फिर N sits second to the left of P who has 2 neighbors। यहाँ पे भी देखिए क्या करना है आपको, डायरेक्शन का ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, क्योंकि ये लोग सामने देख रहे हैं। अभी आप अगर इमेजिन करोगे कि आप यहाँ बैठे हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। और अगर आप इमेजिन करो कि यू आर सिटिंग अपसाइड डाउन, मतलब आप इधर देख रहे हो, यू आर फेसिंग साउथ, तो आपका लेफ्ट और राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट और लेफ्ट, यहाँ पे हो जाएगा राइट और लेफ्ट, ऐसा हो जाएगा। ये कन्वेंशनली हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे N सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, N किधर है, N तो ऊपर है, तो N sits second to the left of P, तो जो P होगा P का लेफ्ट किधर जाएगा, क्योंकि P इस यहाँ पर है, तो P का लेफ्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो N sits second to the left of P। तो कुछ इस तरीके से होगा कि P के बगल में एक खाली है, पहला वाला खाली हम मान रहे हैं, और दूसरे वाले में N है, होगा ऐसा, ठीक है। तो N sits second to the left of P who has 2 neighbors, ठीक है, who has 2 neighbors, मतलब P के पास 2 नेबर है, तो P का इस साइड भी कोई पर्सन है और P के इस साइड भी कोई पर्सन है। ये जो 4 का अरेंजमेंट है, ये 4 का अरेंजमेंट समवॉट लाइक दिस है, हो सकता है, होगा बिल्कुल। अब देखिए Z इज नॉट सिटिंग एट अ कॉर्नर, मतलब बात कहाँ हो रही है, बात इसकी हो रही है, तो Z यहाँ नहीं है, ठीक, Z यहाँ हो सकता है, and he does not face P, अच्छा, और देखिए जब हमें ऐसा अरेंजमेंट बता दिया है कि यहाँ पे हमें नहीं पता क्या होगा, यहाँ पे P है, यहाँ नहीं पता क्या होगा, यहाँ पे N है, तो डेफिनेटली हम इसे प्लॉट कर सकते हैं कि यहाँ पर P है और यहाँ पर N है, हम प्लॉट कर सकते हैं। तो Z या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, नहीं पता है,
बट z इज नॉट फेसिंग p, z इज नॉट फेसिंग p, तो z या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तो z इज नॉट फेसिंग p मतलब z डेफिनेटली यहाँ पर होगा, होगा बिल्कुल होगा। एंड देन o is a neighbor of t, o जो है o, अब इसकी बात हो रही है, o किसका है, o is a neighbor of t, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को हम अभी रखते हैं और देखते हैं, बट नॉट z, o is a neighbor of t but not z, मतलब o जो है वो यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, इससे तो यही पता चला ना, o is a neighbor of t, ठीक है। o is not the neighbor of z, मतलब o यहाँ भी नहीं आएगा, o यहाँ भी नहीं आएगा, तो o के लिए तो बस यही जगह बच रही है, o के लिए बस यही जगह बच रही है, समझ में आ रहा है, o के लिए बस यही जगह बच रही है। चलिए ब्लॉक बना देते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए फिर से ये सेंटेंस पढ़ते हैं क्योंकि ये चीज पार्ट हमने छोड़ दिया था, o is a neighbor of t, तो o is a neighbor of t, तो o के लिए अगर यही जगह बच रही है तो t के लिए यही जगह बचेगी, बिकॉज o is a neighbor of t, जगह बचेगी, बिल्कुल बचेगी। m does not face z, m जो है वो फेस z को नहीं करता है, मतलब m यहाँ नहीं है, m यहाँ नहीं है, तो m के लिए बस यहाँ पे जगह बच रही है, NMPQ, m के लिए बस यहाँ पे जगह बच रही है, ठीक है। तो तीनों, तो इस सेंटेंस में हमें मतलब इस अरेंजमेंट में यहाँ 3 का मिल गया, MPN मिल गया, MPN मिल गया, बचा क्या Q, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, यहाँ पे RTZO था, OTZ मिल गया, बचा क्या R, तो यहाँ पर R हो जाएगा, हो जाएगा। हमें अरेंजमेंट मिल गई अरेंजमेंट, राइट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस O के सामने कौन है, O के सामने M है, हमारा आंसर हो जाएगा दिस वन M। इसी तरह अब इस क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन आए, ठीक है, हु इज इन द लेफ्ट ऑफ z, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है हु इज इन द लेफ्ट ऑफ p, तो आपको आंसर m नहीं करना है क्योंकि p तो इधर देख रहा है ना, p इधर देख रहा है, तो p का लेफ्ट क्या हो जाएगा, q आ जाएगा। हु इज इन द लेफ्ट ऑफ z, तो z सामने देख रहा है, तो z का लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा t, तो आपका आंसर हो जाएगा t। तो इसी तरह लेफ्ट और राइट को ध्यान से रखते हुए आप इंफॉर्मेशन को प्लॉट कीजिए, आंसर डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें भी क्या हो रहा है, एक सर्कुलर टेबल का अरेंजमेंट है, 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table not necessarily in the same order। सारी इंफॉर्मेशन के एक बार लिखते जाना है, 8 लोग हैं, ठीक है। फिर देखिए 3 of them are facing outward and while 5 are facing towards the center। मैंने यहाँ पे एक एडिशनल ट्विस्ट डाल दिया है, इसमें क्या हो रहा है, 3 friends are outwards and 5 friends are facing towards the center। इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, पहला इंफॉर्मेशन 8 लोग हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन 3 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, 5 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द ग्रुप, ठीक है। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या है, आउट ऑफ दिस 8 people 4 people आर मेल एंड 4 people आर फीमेल। तीसरा इंफॉर्मेशन मिल गया, यहाँ तक काम खत्म। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। C is facing the center, C जो है C is facing the center, ठीक, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे और प्लॉट करते हुए चलेंगे। हाँ, आई एम यूटिलाइजिंग दिस स्पेस। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना है, सबसे पहले C को लेट्स प्लॉट C है, C को यहाँ प्लॉट करते हैं। C इज फेसिंग द सेंटर, मतलब C का लेफ्ट इधर है, C का राइट इधर है, ठीक। प्लॉट करते जाइए और लेफ्ट और राइट लिखते जाइए, बहुत आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब देखिए C is facing the center, E is sitting third to the right of C, E is sitting third to the right of C। तो सबसे पहले 8 लोगों को प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिखने में आसानी होगी, ठीक। अब फिर देखिए दोबारा E is sitting third to the right of C, E किधर होगा, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। E यहाँ पर आएगा बिल्कुल। हमें ये नहीं पता, इस कंडीशन में हमें ये नहीं पता कि E बाहर देख रहा है या अंदर देख रहा है, पता है, नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया। आगे देखिए
F is sitting third to the left of E. This sentence is very important. F is sitting third to the left of E. अब E का लेफ्ट या तो इधर हो सकता है या तो E का लेफ्ट इधर हो सकता है, राइट? अगर E सेंटर की तरफ है तो लेफ्ट इधर होगा, अगर E बाहर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इधर होगा बिल्कुल। तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे। F is sitting third to the left of E. तो E का 1 2 3, F यहाँ हो सकता है लेकिन E का 1 2 3, यहाँ पे तो ऑलरेडी C है, नहीं हो सकता। तो 1 2 3 हम लोग यही वाला F कंसीडर करेंगे और दैट मीन्स E का लेफ्ट इधर है, E का लेफ्ट इधर है और E का लेफ्ट अगर इधर होगा तो E इज फेसिंग व्हाट, E इज फेसिंग आउटवर्ड। देखिए आप इमेजिन कर रहे हैं आप कहीं पे बाहर की ओर बैठे होगे तभी आपका लेफ्ट इधर होगा, तो हमें E का डायरेक्शन मिल गया। हर एक क्वेश्चन के साथ जो इन्फॉर्मेशन, हर एक स्टेटमेंट के साथ जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सब नोट डाउन करते जाइए, सिर्फ इसी में, कुछ एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनाना है। 3 persons are sitting between F and B. अब देखिए F और B के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो F और B, तो अगर F का भी नहीं पता कि किधर है, चलिए देखते हैं। तो F और B 1 2 3 मतलब B यहाँ हो सकता है, और इधर से देखें तो भी 1 2 3 B यहाँ हो सकता है। मतलब जो भी हो, F बाहर की तरफ बैठा हो या अंदर की तरफ बैठा हो, B तो डेफिनेटली यहीं पर होगा, B डेफिनेटली यहीं पर होगा। यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 3 persons are sitting between F and B. Next, the immediate neighbor of B are females. साथ ही साथ हमें कौन मेल है कौन फीमेल वो भी प्लॉट करते जाना है। तो ये जो E है ये फीमेल है, लिखते जाएंगे, और यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा वो भी फीमेल होगा। ठीक, यहाँ तक हमने सारे इन्फॉर्मेशन प्लॉट कर दिया। अब देखिए G is sitting third to the right of F. थर्ड टू द राइट ऑफ F, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। इधर देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये खाली है, मतलब G डेफिनेटली यहीं पर होगा। एंड क्वेश्चन क्या था, G इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F, यानी F का ये साइड राइट है और ये साइड लेफ्ट है। F का ये साइड राइट है, ये साइड लेफ्ट है, तो आप देखिए कन्वेंशन देखिए, लेफ्ट राइट मतलब F इज ऑल्सो फेसिंग द सेंटर, F is also facing the center. समझ में आ गया? अगर आप यहाँ पे बैठे हो लेफ्ट राइट, F you will be facing the center. मिल गया हमें, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन है, D is sitting third to the right of A. तो अभी यहाँ पे ना D है ना A है, तो पता नहीं चल रहा है। चलिए इसको हम लोग अभी बात के लिए छोड़ देते हैं, या आगे पता चलेगा। A is not an immediate neighbor of E. A जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ E नहीं है, मतलब A यहाँ नहीं होगा। इमीडिएट नेबर ऑफ E कौन कौन सा होता है, ये और ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, A यहाँ नहीं होगा, A will not be here। तो A कहाँ हो सकता है, A यहाँ हो सकता है और A यहाँ हो सकता है, ये दो कंडीशन बन रही है, A का बन रहा है। एंड देन द इमीडिएट नेबर ऑफ E आर मेल एंड आर फेसिंग द सेंटर। इमीडिएट नेबर ऑफ E आर मेल and are facing the center, मतलब this is facing the center, this is facing the center, ये भी मेल है और ये भी मेल है, इसको हटा देते हैं, ये भी मेल है और ये भी मेल है। ठीक है, लिख सकते हैं, यहाँ तक हो गया। The immediate neighbor of D are females. अब ये देखिए, immediate neighbor of D are females and face outside. तो जो D के नेबर है, D के जो भी नेबर है, द इमीडिएट नेबर ऑफ D आर फीमेल्स एंड फेस आउटसाइड। D के जो भी नेबर है वो बाहर की तरफ ही फेस कर रहे हैं, तो अगर हम D को यहाँ बिठाते हैं, देखिए अगर हम D को यहाँ बिठाते हैं तो जितना भी वैकेंट पोजीशन है सब पे कंसीडर करते हैं कि D कहाँ हो सकता है, यहाँ फिल है, यहाँ फिल है, यहाँ फिल है, यहाँ फिल है। D को यहाँ बिठाते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इनवर्ड अंदर फेस कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों आउटसाइड फेस करना है। हम D को यहाँ बिठाएंगे तो भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इनवर्ड फेस कर रहे हैं, लेकिन हम D को यहाँ जरूर बिठा सकते हैं। D को अगर हम यहाँ बिठाएंगे क्योंकि और कोई जगह बची ही नहीं है, और कोई जगह तो नहीं बची, तो ये आउटवर्ड फेस कर रहा है, दैट मीन्स ये भी आउटवर्ड फेस करेगा। द इमीडिएट नेबर ऑफ D आर फीमेल्स एंड फेस आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड। ये फीमेल हमें पता था, मतलब यहाँ पे जो कोई भी है वो भी फीमेल है, ठीक है। फिर देखिए, द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B इज अ मेल, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B ठीक इज अ मेल। तो
B is facing inward, हमने देखा था B is facing inward, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे B का राइट हो जाएगा. तो the one sitting third to the left of B, third, first, second, third is a male, मतलब यहाँ पे जो भी होगा पर्सन वो मेल होगा, इधर जो भी पर्सन होगा वो मेल होगा. No female is an immediate neighbor of G, तो G का immediate neighbor में कोई भी फीमेल नहीं है, मतलब C is what? C is male. ठीक, इतना हो गया. अब आराम से इंफॉर्मेशन बन जाएगा, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल मेल, तो मतलब कि यहाँ पे भी मेल है, मतलब ये हो जाएगा क्या? फीमेल. F is what? F is female. हमें मिल गया. यहाँ पे मेल और फीमेल, 4 मेल लोग 4 फीमेल लोग, हमें मिल गया. this point is male, ये फीमेल, this is male, देखिए this is female, this is male, ये भी मेल हो जाएगा और ये फीमेल हो जाएगा. 4 मेल और 4 फीमेल, मेल फीमेल मिल गए. अब देखिए कौन कौन बचा है. तो D हो गया, जो हो गया उसको सर्कल करते जाते हैं. D हो गया, E हो गया, B हो गया, G हो गया, C हो गया, F हो गया. बचा है क्या क्या? A, B, C, D, E, F, G, A और या A and H are left. क्वेश्चन पढ़ते हैं. हमने एक दो पॉइंट छोड़ दिया था. B is sitting third to the right of A, तो A यहाँ तो नहीं होगा. A का 2 पोजीशन बन रहा था, यहाँ और यहाँ. दैट मीन्स A यहाँ तो नहीं होगा, A डेफिनेटली यहाँ पर होगा. एंड देखिए क्या है, D is sitting third to the right of A, और A का राइट इधर है, A का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है. तो A का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है. दैट मीन्स A is facing inward. तभी तो D sitting third to the right of A, ये चीज वैलिड हो जाएगी. ठीक है, तो हमें यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा H. तो हमें जितने भी कौन लोग मेल थे कौन लोग फीमेल थे मिल गया. ठीक है, ये 8 लोगों का डायरेक्शन भी मिल गया. 8 लोग मतलब 8 लोगों का प्लेसमेंट भी हो गया 8 लोगों का प्लेसमेंट. अब हमें क्या ढूंढना है कि कौन लोग 3 अंदर दिख रहे हैं और कौन 5 लोग अंदर दिख रहे हैं, कौन 3 लोग बाहर दिख रहे हैं. तो जो लोग अंदर दिख रहे हैं वो 1 2 3 4 5, ये 5 लोग अंदर दिख रहे हैं. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएगा, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा. तो दीज पीपल, और जो 3 लोग बाहर दिख रहे हैं वो होंगे 1 2 एंड दिस पर्सन G. सो ये तीनों लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं. मिल गया आंसर. अब इस क्वेश्चन का जो भी एनाटॉमी थी हमने सॉल्व कर ली है. हमें पता है कौन 3 लोग बाहर देख रहे हैं, कौन 5 लोग टुवर्ड सेंटर बैठे हैं, कौन 4 मेल है, कौन 4 फीमेल, और सबकी प्लेसमेंट क्या पता है. कोई भी क्वेश्चन आएगा यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. आप बना लोगे ये क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो. फॉर एग्जाम्पल, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ E, तो E जो है, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ E एंड E is facing outward, तो इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा. सेकंड, तो राइट अगर इधर है तो राइट का फर्स्ट ये है, राइट का सेकंड ये है. हमारा आंसर हो जाएगा G, जो यहाँ पर था. करेक्ट. कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी ऐसा डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सॉल्व करते हैं. चलिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और प्लॉट करते जाना है. 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people each in such a way that there is equal distance between 2 rows and between adjacent people. Same thing, रो है. ठीक है, 6 लोग इसमें बैठे हैं, 6 लोग इसमें बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे, जैसा कि क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था उसी तरह करें. इन रो 1, जो रो 1 है उसमें कौन कौन है, PQRSTV, और जो रो 2 है उसमें कौन कौन है, ABCDEF. इंफॉर्मेशन को हमने लिख लिया, गिवन, दिस इज द इंफॉर्मेशन. एंड ये जो रो 1 है ये साउथ फेस कर रहा है, दे आर फेसिंग साउथ. एंड रो 2 पीपल आर फेसिंग नॉर्थ. हमें क्या करेंगे, इसको सबसे पहले प्लॉट करेंगे. चलिए प्लॉट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर हम उसमें से मतलब मैच करते चलेंगे. ठीक, चलिए. So consider this as row 1,
जिसमें कि साउथ की तरफ लोग देख रहे हैं 1 2 6 लोग हैं 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 करेक्ट राइट। ये रो 2 है जिसमें लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं बैठे हुए। करेक्ट, हो गया काम। रो 1 में कौन कौन है लिख लेते हैं, आसानी रहती है, PQRSTV। और रो 2 में कौन कौन है ABCDEF। लिख सकते हैं, लिख लिया हमने। इतना हमने एक सिनेरियो बना लिया, प्लान बना लिया। अब देखिए A sits third to the right of D। अब A कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे वो लोग किधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। दे आर लुकिंग एट दिस वे। आप अगर इस एरिया पे बैठे हो, यहाँ पे इसी पॉइंट पे बैठे हो, आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर राइट इधर। इन द सेम वे पीपल आर सिटिंग एंड लुकिंग हियर, तो इनका अपोजिट हो जाएगा, इनका लेफ्ट, इनका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। करेक्ट। अब देखिए A sits third to the right of D। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम उसे लिखते जाते हैं कि जो D है, अब D तो यहाँ पर ही होगा, D यहाँ पर ही होगा, तो D का लेफ्ट और राइट इधर हो गया। ठीक। एंड A sits third to the right of D। D का राइट में फर्स्ट, D का राइट में सेकेंड, D का राइट में थर्ड, D का राइट में थर्ड में A आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है उसमें कुछ ऐसा होगा D डैश डैश A, ऐसा हो सकता है, हो सकता है रो 2 में। ये हमने नोट डाउन कर लिया पहला इंफॉर्मेशन। अब देखिए दूसरा इंफॉर्मेशन, नाइदर A नॉर D सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। मतलब यहाँ पे D और A नहीं है, यहाँ पे D और A नहीं है, मतलब D और A को सीधा सीधा उठा करके हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा D डैश डैश A, क्योंकि D और A यहाँ नहीं है, D और A यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं D, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पर इतना तो पक्का है कि ऐसा ही होगा, इतना तो पक्का है कि ऐसा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए T फेसेस D, T फेसेस D। अब यहाँ पे जो T है, ये जो बंदा T है वो D के सामने, लिख सकते हैं, बॉक्स बना देते हैं समझने के लिए। ये फॉर श्योर T यहाँ पर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब यहाँ तक हो गया था। अब देखिए V does not face A, V does not face A, मतलब V यहाँ नहीं है, V यहाँ नहीं है। ठीक, मतलब V, और देखिए V does not sit at any one of the extreme ends, मतलब V यहाँ भी नहीं है, V यहाँ भी नहीं है, V यहाँ भी नहीं है। तो V का चांसेस कहाँ पे है, V यहाँ हो सकता है और V यहाँ हो सकता है, बाकी सारी जगह पर V नहीं है। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए B sits at one of the extreme ends। B किस में है, B यहाँ पर है, B या तो इधर होगा या तो B इधर होगा। इतना पता चल गया। आगे देखते हैं, जो कुछ भी ऐसा लगेगा कि प्लॉट हो सकता है प्लॉट कर देंगे, लगेगा कि अभी प्लॉट नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं और दोबारा इसको पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, प्लॉट करके दोबारा पढ़ेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। ठीक, ओनली 2 people sit between B and E। B और E के बीच में बस 2 लोग बैठते हैं। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे इनफैक्ट 2 सिनेरियो बन रहे हैं। इसको देखिए B sits at one of the extreme ends। तो पहला सिनेरियो, अगर B यहाँ पर बैठता है, B अगर यहाँ पर रहता है तो only 2 people sit between B and D। तो E कहाँ पर हो सकता है, E यहाँ पर आ सकता है इस पोजीशन पे, राइट। तो B अगर यहाँ पे है तो E यहाँ पर है, और B अगर इस पोजीशन पर है, तो 1 2, B अगर इस पोजीशन पे है तो E जो है वो यहाँ पर आ सकता है। इस B के साथ E यहाँ जाएगा, इस B के साथ E यहाँ पर जाएगा। दोनों में से कोई एक सिचुएशन हमें पिक करनी होगी। ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, समझ में आ रहा है, पिक करनी होगी। अब देखिए B sits at one of the extreme ends हो गया, only 2 people sit between B and D हो गया। E does not face V, यहाँ से हमें क्लू मिलेगा, E जो है वो V को फेस नहीं करता है। तो V देखिए, V या तो इधर होगा या तो V इधर होगा, और अगर E देखें V या तो इधर होगा या तो इधर होगा, और तो कोई जगह नहीं है V के लिए, V या तो इधर होगा या तो इधर होगा, V यहाँ नहीं होगा, V यहाँ नहीं होगा, V यहाँ नहीं होगा, V या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो V डज नॉट, और E को देखेंगे तो E भी या तो इधर होगा या तो इधर होगा, V भी E के आमने सामने, तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, E के लिए भी 2 ही जगह है।
तो v अगर इधर हुआ तो e इधर होगा क्रॉस में, और v अगर इधर हुआ तो e इधर होगा क्रॉस में। इतना हमें पता चल गया, इतना हमें पता चल गया। he does not face v इससे। two people sit between r and q। r और q क्या है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। r और q के बीच में दो लोग बैठते हैं, ठीक। तो ऐसा हो सकता है r और q, ऐसा भी हो सकता है, या फिर q और r, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं। r is not an immediate neighbor of t, मतलब r यहाँ नहीं होगा, r यहाँ नहीं होगा। तो r यहाँ नहीं होगा, तो अगर r यहाँ पर होता तो r डैश डैश q, क्योंकि ये चार r जहां भी होगा वो अपने आगे तीन लोगों को लेते हुए आएगा। तो r यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब वी विल हैव टू पिक दिस सिनेरियो। ये सिनेरियो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सिनेरियो पिक करना पड़ेगा। मतलब डेफिनेटली यहाँ पर q होगा, डेफिनेटली यहाँ पर q होगा, और यहाँ डैश डैश, और इस जगह पर डेफिनेटली r होगा, डेफिनेटली r होगा। ऐसा ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो v का ये पोजीशन चला जाएगा, और डेफिनेटली v यहाँ पर होगा, होगा डेफिनेटली v यहाँ पर होगा। अगर डेफिनेटली v यहाँ पर होगा तो डेफिनेटली e का ये पोजीशन चला जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ था कि v और e आमने सामने नहीं है, तो डेफिनेटली e यहाँ पर हो जाएगा, e यहाँ पर हो जाएगा। अगर e डेफिनेटली यहाँ पर हो जाता है, तो इधर वाले e के साथ b कहाँ था, b यहाँ पर होगा, b डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पे चार एलिमेंट मिल गए, हमें यहाँ पे चार एलिमेंट मिल गए, मिल गए। अब आगे देखिए, हाँ यहाँ तक था c does not face v, यहाँ तक हम, अब r is not an immediate neighbor of t, यहाँ तक सॉल्व किया था हमने। c does not face v। अब इसमें बचा क्या है, इसमें बचा है a b c और f बचा है, c और f बचा है। तो c does not face v, मतलब c यहाँ डेफिनेटली नहीं होगा, तो c यहाँ पर होगा पक्का, पक्का c यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर श्योर f होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल। v is not an immediate neighbor of t, तो जो v है वो t के बगल में नहीं है, तो v डेफिनेटली t के बगल में नहीं है, तो हमें पता है। अच्छा एक और था यहाँ पर, p is not an immediate neighbor of r, तो p जो है वो r का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो p यहाँ नहीं है, तो p डेफिनेटली इस जगह पर होगा। अब बचा क्या इसमें, p q r s, तो s डेफिनेटली यहाँ पर होगा। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, राइट। अब आपसे पूछेगा कोई भी अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज इन फ्रंट ऑफ f, v, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ a, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ b। तो इस पर्सन, अगर यहाँ के किसी पर्सन के बारे में पूछा गया तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर, लेफ्ट इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर। अगर v के राइट में कौन है पूछा गया तो होगा q, और यहाँ पर e के राइट में कौन है तो पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा f। क्वेश्चन सॉल्व, राइट। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग एक DI का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। वी विल बी सॉल्विंग वन DI क्वेश्चन, और देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो DI का जो क्वेश्चन होता है वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सबसे पहले तो यही मान के रखिए डिफिकल्ट नहीं है। डेटा दिया हुआ रहता है, आपका जो नॉलेज है परसेंटेज का, आपका जो नॉलेज है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का, आपको बस उसी को यूज करना है उसमें। अब देखते हैं, थोड़ा सा पेज छोटा कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखे ठीक से सारा डेटा। A school has 4 sections A, B, C, D of class 9 student. 4 सेक्शन है, सेक्शन A, B, C, D. The results of half yearly and annual examination are shown in the table. हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट दिया हुआ है। तो देखिए इस टेबल को अच्छे से देखिए क्या क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो सेक्शन ए में इनफैक्ट 28 बच्चे थे जो कि एनुअल और हाफ ईयरली दोनों एग्जाम में फेल हुए। सेक्शन ए में 14 बच्चे थे जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में तो फेल हुए लेकिन एनुअल एग्जाम में पास हो गए। 6 बच्चे ऐसे थे जो कि पास हो गए हाफ ईयरली एग्जाम में लेकिन फेल हो गए एनुअल एग्जाम में, और 64 बच्चे ऐसे थे जो कि पास हो गए दोनों एग्जाम में। तो इसी तरह सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और डी तीनों का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये डेटा हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। If the number of students passing an examination be considered a criteria for comparison of difficulty level of 2 examination, which of the following statement is true in this context? What the question is trying to say, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन को समझिए. If the number of students passing an examination be considered a criteria for comparison of difficulty level of two examination, क्या होता कि अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो कोई एग्जाम में अगर 90% बच्चे पास हो गए और कोई एग्जाम में अगर 80% बच्चे पास होते हैं तो हम बोलेंगे कि जो 80% वाले बच्चे पास हुए तो उसका पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था और 90% बच्चे जिसमें पास हो गए वो ज्यादा इजी था. तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि if the number of students passing an examination be considered a criteria for comparison of difficulty of two examination. दो एग्जामिनेशन है. कौन कौन से एग्जामिनेशन है? एनुअल एग्जामिनेशन और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. तो हमें देखना है कि दोनों में से ज्यादा डिफिकल्ट कौन था. तो हम क्या देखेंगे कि दोनों में कितने कितने पास हुए. तो एनुअल और हाफ ईयरली में अगर एनुअल में 50% बच्चे पास होते हैं और हाफ ईयरली में 30% बच्चे पास होते हैं, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम ज्यादा टफ था और एनुअल एग्जामिनेशन ज्यादा इजी था. तो इस तरह का कंपैरिजन, ये मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ, ये वाली बातें ये स्टेटमेंट कह रहा है. ठीक है. तो अब हमें ये बताना है which of the following statement is true in this context. तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? हाफ ईयरली एग्जाम were more difficult, annual examination were more difficult, both the examination had same difficulty level, या फिर the two examination cannot be compared for difficulty level. ठीक है. तो हमें इसमें क्या करना है, हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हाफ ईयरली एग्जाम में पास हुए और कितने स्टूडेंट्स एनुअल एग्जाम में पास हुए. ठीक है. और उसके बाद उन दोनों का कंपैरिजन करके हम बता देंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट था या एनुअल एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट था. हम ऐसा बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो देखिए, हाफ ईयरली एग्जाम में कितने बच्चे पास किए. हाफ ईयरली एग्जाम में कितने बच्चे पास किए वो देखेंगे. एक्चुअली यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बता दिया है, लेकिन फिर भी एक्चुअली सॉल्व करते हैं. हाफ ईयरली एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए हमें वो देखना है. तो देखिए, ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे. हु फेल्ड इन हाफ ईयरली, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे. हाफ ईयरली में ये और ये पास हुए होंगे, ये और ये पास हुए होंगे, ये और ये पास हुए होंगे, ये और ये पास हुए होंगे. तो हाफ ईयरली में इतने बच्चे पास हुए होंगे. ठीक है. तो इतने बच्चों को हम ऐड करेंगे. इतने बच्चों को सेक्शन मत कंसीडर कीजिए. इन टोटल हाफ ईयरली एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए ये हमें निकालना है. और इन टोटल एनुअल एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए हमें ये निकालना है. तो इन टोटल हाफ ईयरली एग्जाम में इतने बच्चे पास हुए हैं, बिल्कुल पास हुए हैं. और इन टोटल एनुअल एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए होंगे. एनुअल एग्जाम में इतने बच्चे प्लस इतने बच्चे पास हुए होंगे. एनुअल एग्जाम में इतने और इतने बच्चे पास हुए होंगे एनुअल एग्जाम में. करेक्ट हुए होंगे. ठीक है. तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे बोथ द एग्जाम की बात हो रही है तो एनुअल एग्जाम में हम इसको और इसको दोनों को ही कंसीडर करते हैं. अब इसी को हम ऐड करेंगे. तो हमने वही ऐड किया है. यहाँ पर हमने वही ऐड किया है. देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास हाफ ईयरली एग्जाम इन स्कूल इज इक्वल टू जिन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम पास किया है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन हाफ ईयरली एग्जाम बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम, किसी एक एग्जाम में पास हुए, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ द एग्जाम. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये 6, 17, 9, 15, ये देखिए 6, 17, 9, 15 यहाँ पर है. 6, 17, 9, 15 और ये 64, 55, 46, 76 हम इसे भी ऐड करेंगे. तो हमने यहाँ पे ऐड किया है 64, 55, 46, 76, टोटल इज 288. अब इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एनुअल एग्जामिनेशन. ठीक है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एनुअल एग्जामिनेशन इन स्कूल निकालते हैं. तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल एग्जाम. एक बार वो हाफ ईयरली में फेल हो गए बट एनुअल में पास हो गए, कर सकते हैं. प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द एग्जाम. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द एग्जाम ये तो कॉमन होगा. ठीक है. ये 14, 12, 8 और 13, 14, 12, 8 और 13 मैंने यहाँ से पिक किया है. Who failed in half yearly exam but passed in annual exam 14, 12, 8 और 13. करेक्ट. तो उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहां भी ऐड करें तो 228 आ रहा है. तो दोनों तो लगभग सेम बच्चे, जितने बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम पास किए थे उतना ही नंबर ऑफ बच्चे एनुअल एग्जाम में पास किए. मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या था, बराबर था. दोनों एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बराबर था. तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी,
both the examination had almost the same difficulty level. समझ आ गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 9 इन स्कूल? टोटल क्लास 9 में कितने बच्चे हैं? तो टोटल क्लास 9 में कितने बच्चे हैं? सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? सेक्शन ए में इतने 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 इतने. सेक्शन ए में 4 तरह के बच्चे हैं जो कि हर एग्जाम में फेल होते हैं. 4 तरह कुछ इतने 64 टाइप ऑफ बच्चे हैं जो कि हर एग्जाम में पास होते हैं. 14 तरह के बच्चे हैं जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में फेल होके एनुअल में पास होते हैं. और 6 तरह के बच्चे हैं जो कि हाफ ईयरली में तो पास हो जाते हैं बट एनुअल में फेल होते हैं. तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है. ये एग्जॉस्टिव सेट है, इसी को कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट. कोई भी ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है. मतलब सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. यहाँ पे कोई भी यूनियन इंटरेक्शन वाला, यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाला कोई केस बन रहा है क्या? कोई भी केस नहीं बन रहा है ऐसा. तो सेक्शन ए में टोटल इतने बच्चे हैं, सेक्शन बी में टोटल इतने बच्चे हैं, सेक्शन सी में टोटल इतने बच्चे हैं, सेक्शन डी में टोटल इतने बच्चे हैं. हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे. वी विल ऐड ऑल ऑफ देम. तो सबको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है? 430. ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट द आंसर एज 430. ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. which section has the maximum pass percentage in at least one of the two examination? किसका पास परसेंटेज होगा इन मैक्सिमम पास परसेंटेज इन वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन? तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा. मैंने जानबूझ के थोड़ा टफ क्वेश्चन पे किया है ताकि आपको थोड़ी फैमिलियरिटी आ जाए टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक, तो which section has the maximum pass percentage? तो चारों सेक्शन के लिए हम लोग इनका चेक करेंगे. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी चेक करेंगे. तो सेक्शन ए में जो टोटल सेक्शन ए का अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पास परसेंटेज मतलब कौन से बच्चे जो पास हुए, टोटल बच्चे सेक्शन ए के टोटल बच्चे, और यहाँ पे कितने बच्चे पास हुए, इनफैक्ट कितने बच्चे यहाँ पर पास हुए वो लिखना होगा. सेक्शन ए का अगर हम देखें, सेक्शन ए का अगर देखें तो इतने बच्चे तो हर एग्जाम में फेल हुए, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. हमें निकालना क्या है? पास परसेंटेज. तो पास परसेंटेज विल बी 14 प्लस 6 प्लस 64, क्योंकि इतने बच्चे पास हो रहे हैं, कभी ना कभी तो पास हो रहे हैं ना. तो हमारा हो जाएगा 14 प्लस 6 प्लस 64 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है? 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64. 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64. तो इससे हमको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है इनटू 100%. परसेंटेज निकल जाएगा कि सेक्शन ए का पास परसेंटेज कितना है, निकल जाएगा. सेक्शन बी का पास परसेंटेज निकालना है. कैसे निकालेंगे? 12 प्लस 17 प्लस 55 है ना. सेक्शन बी का कैसे निकालेंगे? 12 प्लस 17 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 17 प्लस 55 प्लस 23, क्योंकि नीचे हमें टोटल लेना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100% हमें मिल जाएगा. इसी तरह हमें चारों का करना होगा. इसका 8 प्लस 9 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 प्लस 46 प्लस 17 ऐसा करेंगे. उसी तरह यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे. 13 15 76 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 15 प्लस 76 प्लस 27 ऐसा करेंगे. तो फिर जब आप कैलकुलेट करोगे इस तरीके से, तो मैं बिल्कुल इन डेप्थ आपको कैलकुलेशन नहीं करवा रही क्योंकि टाइम कम है, वो सब आप खुद भी समझ सकते हो, राइट. तो जब आप कैलकुलेट करोगे कि कितने पास हुए और कितने टोटल है इनटू 100%, तो सेक्शन ए का आएगा अराउंड 75%, सेक्शन बी का आएगा 78.75%, सेक्शन सी का आएगा 78.5%. आप चेक नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको चेक करना हो बाद में. तो 79.35% ऐसा आएगा और इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी. करेक्ट. इस तरीके से सॉल्व करनी है. नेक्स्ट चलिए लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का. विच सेक्शन हैज द मिनिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन? किसका मिनिमम फेलियर रेट रहा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में? तो मिनिमम फेलियर रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? चलिए देखते हैं. क्या निकालना है हमें? मिनिमम फेलियर रेट. तो फेलियर रेट
मिनिमम फेलियर रेट में क्या हो जाएगा, 28 को कंसिडर करेंगे। देखिए सेक्शन ए का हम मिनिमम फेलियर रेट अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो कितनी बार फेल हुए हैं, तो जो दोनों बार फेल हुए हैं वो प्लस हाफ ईयरली, जो हम एनुअल एग्जाम वाला नहीं कंसिडर करेंगे। देखिए बट फेल्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन ये नहीं कंसिडर करेंगे, हमें क्या निकालना, मिनिमम फेलियर रेट, मिनिमम फेलियर रेट। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स दोनों एग्जाम में फेल हुए हैं प्लस जो स्टूडेंट हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हुए हैं, ये दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो एनुअल एग्जाम में फेल हो गए हैं तो वो तो मतलब वो तो एक्चुअली दे हैव फेल्ड, राइट, दे हैव नॉट पास, दे हैव नॉट गॉन टू नेक्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जामिनेशन प्लस स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, यस, इन दोनों को कंसीडर करेंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल वही जो है 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64, 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64, तो ये दोनों को हम लेंगे 28 प्लस 14 और द सेम कैलकुलेशन वी विल कंटिन्यू, सेम कैलकुलेशन वी विल कंटिन्यू, 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64, इस तरीके से हम टोटल फिर कंटिन्यू करते चले जाएंगे। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉर्मूला भी, अगर फॉर्मूला में डाउट है तो टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स इन हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली, अच्छा क्वेश्चन में एक्चुअली हाफ ईयरली एग्जाम की बात की जा रही है, क्वेश्चन में एक्चुअली हाफ ईयरली एग्जाम की बात की जा रही है, तो इसे मिनिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तभी कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है, कहा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मिनिमम फेलियर रेट क्या है, तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो हाफ ईयरली एग्जाम किसमें किसमें काउंट हो रहा है, इन बोथ एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट हु फेल्ड इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, यहाँ और यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम में इन दोनों की बात हो रही है, तो 28 प्लस 14 बाय टोटल। सेक्शन बी का भी मिनिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अगर बोला जाए तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 23 और 12 ये दो इतने बच्चे फेल हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 23 प्लस 12 डिवाइडेड बाय जो टोटल है 23 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 55, राइट, इनटू 100% इस तरीके से आप निकालोगे, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, इनटू 100% इस तरीके से आप निकालोगे, तो मिनिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है और वैल्यू निकालनी है, ए की भी, बी की भी, सी की भी और डी की भी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया था, आप चलिए देखते हैं। Then for section A you will get 28 plus 14 divided by 28 plus 14 plus 6 plus 64 is equal to 37.5%. For B you will get similarly 32%. For C you will get 31% and for D you will get 30.53%. तो इसमें सबसे जो मिनिमम फेलियर रेट होगा वो हो जाएगा डी का। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है डीआई टेबल चार्ट भी आ सकता है और पाई चार्ट भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है पाई चार्ट का भी, जिसे हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसे हम अभी क्विकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, विलेज है हमारे पास, विलेज है XYZRST इतने सारे विलेज है और वे विलेज का देखिए पॉपुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो जितने भी टोटल लोग हैं तो उसमें 11% जेड के पास है, 16% आर के पास है, 11% एस के पास है, 21% ऑफ पॉपुलेशन इज इन टी, 10% ऑफ पॉपुलेशन इज इन पी, 16% इज इन एक्स एंड 15% इज वाई। आउट ऑफ दैट मतलब अगर यहाँ पर सपोज 100 लोग हैं, 100 लोग रहते हैं, तो विलेज एक्स में कितने लोग रहेंगे, विलेज एक्स में 16 लोग रहेंगे। तो उन 16 लोगों में 38% ऑफ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, 38%, 16 लोगों में 38% ऑफ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। उसी तरह वाई में कितने लोग हो जाएंगे, वाई में 15%, मतलब 15 लोग होंगे, तुम 15 लोगों में 52% ऑफ पीपल विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। तो इस तरह का डेटा हमारा है, ये इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज R in 1997 is 32,000, then what will be the population of village Y below poverty line in that year? ठीक है, population of village R in 1997 is 32,000. तो village R की बात करें तो
16% is 32,000. It is given what? It is given that 16% is 32,000. यहाँ पर देखिए, then what will be the population of village Y? Village Y का population क्या है? Village Y का population है 15%. तो 16% 32,000 है, तो 15% निकालना है. सिंपल है, आप लोग निकाल लोगे. बिल्कुल, you will be able to solve it. बहुत ही सिंपल है. अगर इसका Y हो जाएगा तो 16:15, 38:Y. इस रेशियो के थ्रू भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो. और अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30,000. इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30,000. ठीक है, क्वेश्चन इज इजी. तो इस तरह से बहुत बार इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं DI के. कुछ क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं, कुछ टफ हो सकते हैं. तो यू शुड बी एबल टू डू इट. अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन DI के बन जाएंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2. द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज T बिलो पॉवर्टी लाइन टू द विलेज Z बिलो पॉवर्टी लाइन इन 1997 इज. ठीक है, किसकी बात की जा रही है? T और Z की. T और Z की रेशियो ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन टू दैट ऑफ विलेज Z बिलो पॉवर्टी लाइन. देखते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं T एंड Z. तो T में कितने लोग हैं? 21%. तो टोटल T में सपोज टोटल जो लोग हैं वो X है. तो T में कितने लोग हो जाएंगे? 21x/100 into 46. So these many people will be below poverty line. These many people will be below poverty line in the village T. उसी तरह Z के लिए निकालेंगे. तो सपोज टोटल पॉपुलेशन इज X, तो Z में 11x/100 इतना Z का पॉपुलेशन है, जिसमें कि बिलो पॉवर्टी पीपल कितने हैं? इंटू 42/100. 42% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे. और अगर रेशियो निकालना हो तो वी विल जस्ट डिवाइड इट. तो इन दोनों को, इसको और इससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा. ये X कट जाएगा, राइट. तो 21 into 46 by 11 into 42, और हम इसे सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा. 23:11 will be our answer. Let's check the option. Yes, point number C is our answer. तो देखा, काफी इजीली सॉल्व हो गया. तो इस तरीके से DI के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. कैलकुलेशंस एंड परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स इसमें लगेंगे, एंड यू हैव टू जस्ट start the question and start solving. So with this friends, I'll be ending the session now. I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा. And if there is any issue, any doubt, any further topic which you want to study, you can comment. And yes, thank you all for your time.